क्लासेस ऑनलाइन एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लास्ट पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब हुआ कि आज का जो टॉपिक है इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। आज के बाद आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस लास्ट पड़ाव में, लास्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकते हैं या होते हैं, जिनको हम ना तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रख सकते हैं और ना ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रख सकते हैं। और चूँकि ये यूनिक फीचर्स हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, इस कारण से एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन अराइज होने स्वाभाविक है। तो पहला जो आपका मोड ऑफ स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर से, वो है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया था और किस तरीके से हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस होता है उसकी भी हम लोगों ने चर्चा की थी, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया को करते हैं, इस बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे जो पॉइंट्स मिसिंग है, जो मैंने नहीं बताया, उसके बारे में मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कि पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन होता किसमें है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि तुर्की बर्ड में होता है, हनी बी में होता है। लेकिन सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस के तरफ ध्यान किसका गया? सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस को खोजा किसने? तो द पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट किसने खोजा गया? इन इंसेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय स्विस नेचुरलिस्ट चार्ल्स बोनेट। ठीक है, तो सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस को खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था चार्ल्स बोनेट, और सबसे पहले खोजा किसमें गया? इंसेक्ट में। ठीक है, और दो बातें और मिसिंग थी, जो कि जैसे जैसे टर्म आता है, जैसे जैसे उस चीज़ की ज़रूरत होती है, सीक्वेंशियल टाइप से मैं आपको बताती हूँ। तो चूँकि मुझे पता था कि मुझे फिर से पढ़ाना होगा स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए इन पॉइंट्स को मैंने उसमें क्या किया था, छोड़ दिया था। तो पार्थेनोजेनेसिस जो नेचुरल होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कराते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर किसी भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के लिए, या फिर किसी भी तरीके के रिसर्च पर्पस के लिए हम लोग आर्टिफिशियली भी पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं। बट तो जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है, जो प्राकृतिक रूप से पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है, वो दो टाइप की होती है। ठीक है, तो द नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्या क्या होते हैं वो दो टाइप? तो पहला होता है आरहेनोटॉकी। ठीक है, पहला होता है आरहेनोटॉकी और दूसरा होता है थैलीटॉकी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। फर्स्ट वन इज आरहेनोटॉकी एंड द सेकेंड वन इज थैलीटॉकी। ठीक है, तो आरहेनोटॉकी को हम लोग हैप्लोडिप्लॉइडी भी बोलते हैं, आरहेनोटॉकी को हम लोग हैप्लोडिप्लॉइडी भी बोलते हैं, और थैलीटॉकी को हम लोग डिप्लॉइडी भी बोलते हैं। क्यों हैप्लोडिप्लॉइडी बोलते हैं, क्यों डिप्लॉइडी बोलते हैं? इसका कारण ये है कि आरहेनोटॉकी जो पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है उसमें हमको दोनों फेज देखने को मिलते हैं, दैट इज haploid condition and diploid condition. Both the conditions are seen in this type of parthenogenesis. Okay, whereas in thylotopy, that is in diploidic condition, only diploid type of parthenogenesis, diploid condition is seen. ठीक है, तो अब इन दोनों का एग्जाम्पल जानना होगा। विदाउट एग्जाम्पल कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता। तो आरहेनोटॉकी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आरहेनोटॉकी शो करता है हनी बी। तो हनी बी के लाइफ साइकिल में मैंने आपको बताया था कि हनी बी दो तरह के जीवों से हनी बी की कॉलोनीज बनी होती है। दो तरह के मेंबर्स होते हैं हनी बी के कॉलोनी में, एक मेंबर होता है हैप्लॉइड और दूसरा मेंबर होता है डिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड मेंबर्स आर ऑलवेज मेल, that is drone, whereas the diploid members are always women,
या तो वो वुमेन क्वीन होंगे और या नहीं तो वो वर्कर होगी। अगर डिप्लॉयड फीमेल में से जिनको जो मेट करेगी, जिनको रॉयल जेली से फिट कराया जाएगा, दैट फीमेल इज ट्रीटेड एज क्वीन, whereas other the diploid females are treated as worker honeybee. ठीक है? So in the example is honeybee in which male develops from unfertilized egg. क्यों हैप्लॉइड ये होता है? क्योंकि जो क्वीन हनीबी है वो दो तरह के एग को ले करती है। एक वो फर्टिलाइज्ड एग से जो एग ले होता है वो दैट इज कन्वर्टेड इनटू फीमेल, whereas the unfertilized egg is always develop into male. तो क्या हो गया, आपको दो तरीके के अंडे क्वीन हनीबी ने ले किए। जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें फीमेल में, दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर, whereas the unfertilized whereas the egg which is come from the egg or the organism which come from the unfertilized egg is always haploid in nature and that will be converted into male or drones. ठीक है? So the process of natural parthenogenesis in honeybee is known as archaeotochy or haplodiploidy because both the conditions are arise in this condition. Okay? Next one is thalitochy. थैलीटॉकी को हम डिप्लॉयडी भी बोलते हैं क्योंकि ओनली डिप्लॉयड कंडीशन इज सीन इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन। क्या होता है इन थैलीटॉकी? द डिप्लॉयड अनफर्टिलाइज्ड पार्थेनोजेनेटिकली एग्स पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप्स इनटू फीमेल। इसमें उल्टा होता है, उसमें क्या हुआ था, डिप्लॉयड अनफर्टिलाइज्ड एग्स आर कन्वर्टेड इनटू मेल, जबकि थैलीटॉकी में क्या होता है, डिप्लॉयड, चूंकि डिप्लॉयड है ये अनफर्टिलाइज्ड एग, सो इट पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप्स इनटू फीमेल। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओनली डिप्लॉयड कंडीशन देखने को मिला, सो इट इज नोन एज डिप्लॉयडी। तो समझ में आ गया पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए जब किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है जिसको कहते हैं वर्जिन। वर्जिन का मतलब होता है कुमारा या कुमारी। ठीक है? तो चूंकि ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन में किसी तरीके के मेट की आवश्यकता नहीं होती है, किसी तरीके के लाइफ पार्टनर की किसी तरीके के अलग सेक्स की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसको हम वर्जिन कह सकते हैं। सो इट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस को फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले जो वैज्ञानिक थे, जो नेचुरलिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स बोनेट, जिन्होंने इंसेक्ट के केस में पार्थेनोजेनेसिस की डिस्कवरी की। ठीक है? देन द नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप्स। The first one is archaeotochy, which is also known as haplodiploidy, and the another one is thylotochy, which is known as diploidy. archaeotochy का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हनी बी। ओके? तो ये आपको हो गया क्लियर। और पार्थेनोजेनेसिस के बारे में चूंकि बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, इसे समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट वन इज पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस, ठीक है? इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके? इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। It is the reproduction by an animal which is still in the larval form। देखो, larval form में ही अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर ले, यानी कि लार्वल फॉर्म में ही उसमें ये एबिलिटी क्रिएट हो जाए, पैदा हो जाए कि वो अपने समान एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सके, दैट कंडीशन इज नोन एज पेडोजेनेसिस। ठीक है? और इसी को पेडोजेनेसिस एंड नियोटेनी दोनों एक ही कंडीशन होती है, इसको हम नियोटेनी भी कर सकते हैं। नियोटेनी इज ऑल्सो
also the acquirement of sexual maturity in the larval form। ठीक है, तो ये किसमें देखने को मिलता है? तो इसका एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल ही पूछे गए हैं इसके। तो पेडोजेनेसिस का एग्जाम्पल है एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल लार्वा शो नियोटेनी और इट ऑलवेज क्रिएट द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस। एक्सोलोटल लार्वा किसका लार्वा होता है? तो इट इज द लार्वा ऑफ सैलमेंडर, जिसका की साइंटिफिक नेम होता है एम्बाइस्टोमा। फिर से बता दूं, पेडोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लार्वल फॉर्म में ही ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, दैट इज दे कैन गिव बर्थ टू द यंग वंस, इज नोन एज पेडोजेनेसिस और इट इज also a type of neoteny। The best example is axolotl larva of salamander एम्बाइस्टोमा। It is, ये क्या है? salamander या एम्बाइस्टोमा जो है ये एम्फीबिया होता है। ठीक है, अब पेडोजेनेसिस क्यों होता है, क्या कारण है? तो पेडोजेनेसिस इसलिए होता है कि अगर इस तरीके के सैलामेंडर में थायराइड हार्मोन की जब कमी हो जाती है, तो हम लोग जानते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन इज हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन वो हार्मोन है जो मेटामॉर्फोसिस करने में हेल्प करता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेटामॉर्फोसिस? तो लार्वल फॉर्म को एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में थायरॉक्सिन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, हम लोगों में भी थायरॉक्सिन हार्मोन, जिन बच्चों में ग्वाइटर हो जाता है उनके ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर एम्बाइस्टोमा और सालामंडर के लार्वा में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में, ऐसे सैलामेंडर में लार्वल फॉर्म में ही आकर ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, और लार्वल फॉर्म में ही जो है ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं। लेकिन अगर उसी समय हम उस लार्वल फॉर्म में ही अगर थायरॉक्सिन का इंजेक्शन उस लार्वल फॉर्म में इंजेक्ट करें तो वी कैन कन्वर्टेड इट इनटू एडल्ट फॉर्म, दैट इज मेटामॉर्फोसिस कैन बी टेक्स प्लेस। ठीक है, समझ में आया? तो ये पेडोजेनेसिस या नियोटेनी होता क्यों है ये भी जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ जान पढ़ने से नहीं होगा कि नियोटेनी होता क्यों होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी को ओवरकम कर दे तो ये जो है नियोटेनी के प्रोसेस से हमको ओवरकम ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पार्थेनोकार्पी। तो बहुत ही अच्छे से ये जान लो कि पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस बोथ द प्रोसेस इज सेम। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस में भी विदाउट रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, पार्थेनोकार्पी में भी वही होता है। द फर्क इज, द डिफरेंस इज, क्या डिफरेंस है दोनों में? पार्थेनोजेनेसिस is the example of या parthenogenesis takes place in case of animal whereas parthenocarpy takes place in case of plant। ठीक है, तो ये भी सेम चीज है जो आपने यहाँ पढ़ा, सिर्फ वहाँ एनिमल के केस में होगा और ये प्लांट के केस में होगा। तो पार्थेनोकार्पी क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। मैंने ये भी आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि फ्रूट कब बनता है, जब पॉलेन का न्यूक्लियस, दैट इज द मेल न्यूक्लियस इज फ्यूज्ड विद द फीमेल न्यूक्लियस विच इज फाउंड इन द ओव्यूल, और तो वो दोनों जब फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रूट बनता है या सीड बनता है। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो द रिजल्टेंट फ्रूट इज ऑलवेज सीडलेस। तो सीड कब बनता है? जब मेल और फीमेल दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तब तो सीड बनेगा। तो चूंकि ऐसे फ्रूट्स में रिप्रोडक्शन की कोई कहानी ही नहीं होती, सो द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर ऑलवेज सीडलेस। तो जब ये सीडलेस होते हैं सो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आप लोग कभी भी 5 स्टार होटल में जाओगे
तो आप जब सैलड का ऑर्डर करोगे, फ्रूट सैलड का, तो वहाँ पर आपको जितने भी फ्रूट्स मिलेंगे, वाटरमेलन मिले, कुकुम्बर मिले, ग्रेप्स मिले, ऑरेंज मिले, एप्पल मिले, जितने भी फ्रूट्स के सैलड आपको मिलेंगे, टोटली दे यूज ओनली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। क्यों? ताकि आपको उसके जो सीड है परेशान न करे, आप बिल्कुल स्पून लगाओ और उसको खाते चलो। तो इसी कारण से पार्थेनोकार्पी को हम लोग आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कराते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस। ठीक है, तो कमर्शियल पर्पस को इसको इंड्यूस करा के सीडलेस फ्रूट को जब हम लोग तैयार करते हैं, तो इसका बहुत मतलब लार्ज अमाउंट में इसकी जो है वो खरीद होती है, बड़े बड़े होटलों में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसका कॉमन एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज एक्सेट्रा। तो हम लोग कैसे पार्थेनोकार्पी को आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं? तो द एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक ग्रोथ सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सिन। हम लोग जानते हैं ऑक्सिन इज द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सिन का सिंथेटिक फॉर्म को यूज करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो पेस्ट के फॉर्म में, या तो इंजेक्शन के फॉर्म में, या तो स्प्रे करके हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो आर्टिफिशियली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ वी कैन ऑब्टेन द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर्टिफिशियली। तो वी कैन ऑब्टेन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर्टिफिशियली बाय द स्प्रेइंग the paste of auxin, or by the injection, or by any procedure we can use the hormone auxin for this purpose. Okay, next is polyembryony. ठीक है, पहला था पार्थेनोजेनेसिस, सेकेंड वन इज पेडोजेनेसिस, थर्ड वन इज पार्थेनोकार्पी, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज पॉलीएम्ब्रायोनी। पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रायोनी मतलब एम्ब्रायो। तो ऐसा कंडीशन जिसमें बहुत सारे एम्ब्रायो पाए जाएंगे, बहुत सारे एम्ब्रायो फॉर्म होंगे, दैट कंडीशन इज नॉन एज पॉलीएम्ब्रायोनी। इट इज ए कंडीशन इन विच टू और मोर एम्ब्रायोज डेवलप फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। जब एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से बहुत सारे एम्ब्रायो का जन्म हुए, कब होता है? ट्विंस के केस में। जब मेल और फीमेल स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। ये कहानी पुरानी हो चुकी है, आप लोग जान चुके हैं। तो दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं, दोनों जब सिंगैमी होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो दिस ऑल आर द एक्सेप्शनल केस। तो ऐसे कंडीशन में अगर एक्सीडेंटली और एनी अदर कॉज, बाय एनी अदर कॉज जाइगोट अगर दो भाग में बट जाए तो, या तीन भाग में बट जाए, तो क्या होगा? तीन एम्ब्रायो अलग अलग फॉर्म होंगे, या दो भाग में बट जाए तो दो अलग अलग एम्ब्रायो फॉर्म होंगे। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा बच्चे। ठीक है, तो ऐसे जुड़वा बच्चे क्या होंगे? अगर दोनों लड़का होंगे तो दोनों बॉय चाइल्ड ही होगा, या दोनों फीमेल चाइल्ड ही होगी, क्योंकि दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रायो एंड सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। एक ही फर्टिलाइज्ड एग से दोनों का जो है दोनों टूट रहे हैं, इसीलिए आइडेंटिकल ट्विन जो होगा वो हमेशा प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो ये तो हुई एनिमल की बात। कि पॉलीएम्ब्रायोनी जो है एग्जाम्पल हो गया ट्विंस। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइज्ड एग दो भाग में बटेगा तो दो बच्चे होंगे, क्योंकि वो दोनों अलग अलग एम्ब्रायो में चेंज होंगे। अगर तीन होगा तो अलग अलग तीन एम्ब्रायो में कन्वर्ट करेंगे तो तीन बच्चे होंगे। बट द ट्विंस आर ऑलमोस्ट देयर सेक्स आर सेम। ठीक है, दूसरा है, अगर ऐसा पॉलीएम्ब्रायोनी का केस प्लांट सीड में हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो इट रिजल्ट्स इन मोर देन वन एम्ब्रायो इन द प्लांट सीड। किस किस में देखने को मिलता है? जितने भी खट्टे, जैसे कि ऑरेंज हुआ, जैसे कि लेमन हुआ, साइट्रस फ्रूट में, ओपुन्सिया में, और मैंजीफेरा दैट इज मैंगोज में हमको पॉलीएम्ब्रायोनी देखने को मिलता है। तो दिस ऑल आर द स्पेशल केसेस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज ये हमारा जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लास्ट टॉपिक था। अब अगले टॉपिक में, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सीधे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उससे पहले क्वेश्चन
क्वेश्चन आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following pair is not correctly matched? ठीक है, तो आपको करेक्टली मैच करवाना, मैच द फॉलोइंग। तो पहला लिखिए, आप इधर लिखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरे तरफ लिखेंगे एग्जाम्पल। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ए देकर लिखिए ऑफसेट, ठीक है, बी देकर लिखिए राइजोम, सी देकर लिखिए बाइनरी फिजन, डी देकर लिखिए कॉनिडिया। ऐसा करते हैं कि हम आपके बोर्ड पे मैं लिख ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मिटाकर मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, मैच द फॉलोइंग, इसको आपको मैच करना है। पहला है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इधर आपको लिखना है एग्जाम्पल। इसमें पहला है ऑफसेट, दूसरा है राइजोम, तीसरा है बाइनरी फिजन, चौथा है कॉनिडिया, एंड एग्जाम्पल्स आर वाटर हाइसिंथ, नेक्स्ट बनाना, थर्ड वन इज सारगेसम, फोर्थ इज पेनिसिलियम। ठीक है, तो इसको आपको मैच करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो कमेंट बॉक्स में 2 या 3 बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं लिखते हैं, इसका क्या कारण है मुझे नहीं पता, बट दिस इज योर क्वेश्चन। अब आपको NCERT लेकर ये जितना भी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जितने क्वेश्चन हैं सभी को आपको बना लेना है, तब जाकर अगले चैप्टर में जब आप इन करोगे तो आपके लिए होमवर्क कुछ कम बच जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।